हेलो व्यूअर्स। रिसर्च विद आर मनी द वीक अहेड में आपका स्वागत है। क्या आपकी बार निफ्टी 27,000? हमारा थीम यही है आज के शो का। इस शो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमारे डोमेस्टिक मार्केट ने लास्ट वीक परफॉर्म किया, कौन से सेक्टर्स थे जो आउट परफॉर्म करते हुआ है, किन सेक्टर में हमने अंडर परफॉर्मेंस आते हुए देखा, क्या ग्लोबल फैक्टर्स थे जो कि मार्केट को इम्पैक्ट किया, एंड ऐसा क्या था कि डोमेस्टिक मार्केट में उतना सेल ऑफ नहीं देखने को मिला जितना हमने ग्लोबल मार्केट के अंदर देखा। कमोडिटीज में काफी हलचल रही, लेकिन वो हलचल क्या ये इंडिकेट कर रही है कि अब कमोडिटीज में टॉप बन गए हैं, या बस ये है कि एग्जैक्टली अभी और तेजी बाकी है? किन फैक्टर्स ने कमोडिटीज को इम्पैक्ट किया? क्या फैक्टर्स हैं जो हमको वॉच आउट करने चाहिए नेक्स्ट वीक या फोर्टनाइट के लिए, जो कमोडिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं? इन पर हम डिटेल पर चर्चा करेंगे आज के शो में। सबसे पहले आइए समझते हैं लास्ट वीक स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, अपने इन हाउस एक्सपर्ट मिस्टर विवेक से। हेलो तरुण। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट करते हैं। यूएस के कुछ इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट्स इस वीक रिलीज़ हुए जो गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से डिले हो रखे थे, जिसमें सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3 से बढ़कर 4.4 हो गया एंड नॉन फार्म पेरोल 1,19,000 तक पहुंच गया, जो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी हाई है। यूएस फाइनेंशियल मार्केट अब क्लियर सिग्नल दे रहे हैं जो फेड इस साल तीसरी और शायद आखिरी रेट कट कर सकता है। सीएमई के फेड वॉच टूल के हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटी 70 के अराउंड हो गई है, जो थर्सडे को 39% थी। यूएस इंडेक्सेस में भी प्रेशर बना रहा। डाउ जोन्स इस वीक 1.84% गिरकर क्लोज हुआ। यूरोपियन मार्केट भी इस वीक नेगेटिव जोन में रहा। यूरोप का डिफेंस इंडेक्स अक्टूबर की शुरुआत से जो लगातार डिक्लाइन कर रहा था, फ्राइडे को भी वो 3.4% टूटकर अगस्त के सबसे लोएस्ट लेवल पर क्लोज हुआ। जर्मनी का डेक्स भी इस वीक 3.9% गिरकर क्लोज हुआ। एशियन मार्केट की तरफ देखें तो जो मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज के चलते चाइना का हैंगसेंग इंडेक्स 5.09% गिरकर क्लोज हुआ एंड जापानीज का निक्केई 3.48% के फॉल के साथ वीक एंड कर गया। अब इंडियन मार्केट की बात करें तो निफ्टी 25,950 के अराउंड इस वीक ओपन हुआ, और जो लास्ट वीक 26,100 का एक रेजिस्टेंस बताया गया था, स्टार्टिंग में उस लेवल को रजिस्ट करता हुआ दिखाई दिया। थर्सडे को 26,100 से ऊपर प्राइस गए, बट लेकिन फ्राइडे को वो सस्टेन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 0.61% की तेज़ी के साथ 26,068 पर क्लोज हुआ। यहीं बैंक निफ्टी ने 58,696 के अराउंड एक गैप अप ओपनिंग दी थी और 59,440 का एक न्यू हाई लगाया। हालांकि प्राइस उसको लेवल को सस्टेन नहीं कर पाए और मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज़ के चलते फ्राइडे को 480 पॉइंट्स का एक शार्प फॉल देखने को मिला। फिर भी बैंक निफ्टी ने भी 0.60% की तेज़ी दी और 58,867 के अराउंड क्लोज हुआ। वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स में इस वीक 14.15% का राइज देखने को मिला, जो मार्केट में राइज इन फियर एंड अनसर्टेनिटी को शो करता है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स की बात करें तो एफआईज इस वीक मिक्स सेंटिमेंट में रहे। उन्होंने ओवरऑल कैश सेगमेंट में 188 करोड़ की नेट सेलिंग की, जो प्रीवियस से काफ़ी कम है, जबकि डीआईज ने 12,969 करोड़ की बाइंग करके नेट इनफ्लो दिया। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस में इस वीक निफ्टी आईटी टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर रहा, जिसमें 1.61% का राइज देखने को मिला, जिसमें परसिस्टेंट 3.2% और इन्फोसिस 2.8% के साथ लीडिंग में रहे। और सेकंड पे निफ्टी ऑटो रहा, उसमें भी 1% के अराउंड का एक राइज देखने को मिला, जिसमें हीरो मोटर कॉप 8.38% के साथ और आइशर मोटर 6.56% के साथ टॉप परफॉर्मर रहे। लूजिंग सेक्टर की बात करें तो निफ्टी रियल्टी में 3.78% की गिरावट देखने को मिली और निफ्टी मेटल में भी 3.36% का शार्प फॉल देखने को मिला। थैंक यू विवेक।
वेल लास्ट 2 वीक से हमने देखा रिस्क ऑफ सेंटीमेंट ग्लोबल मार्केट में था। इस वीक भी देखिए जैसा कि विवेक ने बताया मोस्ट ऑफ द ग्लोबल इंडिसेस में करेक्शन आया, जिसमें हैंग सेंग में सबसे ज़्यादा पिटाई हुई ओवर 5%। रिमेनिंग अगर हम इंडिसेस की बात करते हैं तो जैसा विवेक ने बताया 2 से 3.5% का गिरावट आया, जहाँ डाउ जोन्स थोड़ा कम गिरा 1.8% से। तो रिस्क ऑफ सेंटीमेंट था, उसके बावजूद भी हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिली, जो इंडिकेट करता है कि हमारे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। देखिए अल्टीमेटली मार्केट में अर्लियर गिरावट क्यों आई थी? क्योंकि कहीं न कहीं ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ लगाने की बात की थी आईटी एंड फार्मा सेक्टर पे, वो मार्केट के लिए नेगेटिव था। अभी वो ट्रेड टेंशन ईज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। इसी कारण से हमने देखा कि हमारे मार्केट में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आई। साइमल्टेनियसली आरबीआई रेट कट लाइकली है, वो भी मार्केट को बूस्ट कर रहा है। थर्ड देखिए अभी अब वंस अगेन अब टेंशन ईज़ हो रही है, तो सेक्टर हमने डिस्कस किया, फार्मा में तेज़ी आ सकती है, साइमल्टेनियसली आईटी सेक्टर में तेज़ी आ सकती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स डोमेस्टिक मार्केट के हैं, वो कहीं न कहीं मार्केट को सपोर्ट करते हुए नज़र आए। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रहेगा। नेक्स्ट वीक एग्ज़ैक्टली अब मार्केट फिर से हाई करेगा। क्या अब की बार 27,000? लास्ट ईयर सितंबर से लेकर टिल नाउ मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने 26,100 और 200 के आसपास रिपीटेटिव हाई लगाए हैं। जितनी ज़्यादा बार सिमिलर टॉप्स बनेंगे, अगर उसका ब्रेकआउट होगा तो सोचिए कितना सॉलिड होगा। 14 महीने का कंसोलिडेशन बहुत होता है, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया जो वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग है। और जिस तरीके से देखिए फ्राइडे भी कहूँगा कि ग्लोबल सेंटीमेंट खराब थे, लेकिन हमने फिर भी अच्छा परफॉर्म किया। मुझे ऐसा लगता है मार्केट में ट्राई टू ब्रेक लाइफ टाइम हाई। ऑलरेडी काफ़ी सेक्टर्स ने और बैंक निफ्टी ने हाई ब्रेक किया, दिस टाइम अब निफ्टी की बारी है। 26,280 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो कि लाइफ टाइम हाई के आसपास का लेवल है। वो अगर ब्रेक होगा देन 26,800 27,000 मार्केट में जल्द ही देखने को मिलेंगे, और इसकी तैयारी आई थिंक हो चुकी है। फिर भी किसी कारण से ग्लोबल मार्केट में अगर सेंटीमेंट वीकर रहता है, तो हमारा ऐसा मानना है डाउन साइड में 25,850 से 25,750 सपोर्ट लेवल है। इनिशियली मार्केट वहाँ पर आएगा तो वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर फर्दर कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज़ आता है जिसके चलते ग्लोबल मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में सेल ऑफ वाइडन होता है, तो 25,400 का लेवल है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, मार्केट वहाँ तक आ सकता है। मानिए ना मानिए, ट्रेंड रिवर्सल तभी होगा निफ्टी के अंदर जब 25,400 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज देगा। नहीं देगा 25,400 से 600 जो भी मिले, वो अच्छे अकुमुलेशन के लेवल है। मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है 25,500 400 से बाइंग मार्केट में आई है, 26,100 के आसपास से सेलिंग आई है। आई थिंक जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है, डाउन साइड पे बाय कीजिए, अपर साइड पे प्रॉफिट बुक कीजिए। सेलिंग की हम सलाह नहीं देंगे, अपना बुल स्टोरी है एंड मार्केट के फंडामेंटल अभी भी स्ट्रॉन्गर है। तो निफ्टी लाइकली है कि इस हफ्ते या कमिंग फोर्टनाइट के अंदर नया हाई बनाते हुए नजर आए, और नया हाई बनेगा तो 27,000 जरूर आएगा। जैसे कि बैंक निफ्टी ने अगेन हाई बनाया, लेकिन वहाँ से प्राइस ऑफ हुए। 59,440 रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसको ब्रेक किया तो फर्दर रैली आते हुए देखेंगे, जिसके ऑड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट अगर करेक्शन लेता है तो मेरे को ऐसा लगता है 58,600 से 58,300 के लेवल्स हैं, वहाँ पर प्राइजेस को सपोर्ट मिलना चाहिए। तेज़ी मार्केट में बरकरार रहेगी जब तक कि प्राइस 57,850 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देते हैं। बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है, और मुझे ऐसा लगता है वो प्रॉफिट बुकिंग ऑफ लेट आई है, वो एक्चुअली हेल्दी साइन है। वंस अगेन हम इसके अंदर न्यू हाइज बनते हुए देखेंगे। कमिंग टू द सेंसेक्स, लाइक निफ्टी अब ये भी गियरिंग अप हो रहा है न्यू हाई बनाने के लिए। रेजिस्टेंस है अराउंड 86,000, वो ब्रेक करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर 95,000 और 1 लाख की तरफ जाने की तैयारी करेगा, और उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। डाउन साइड अगर किसी भी कारण से करेक्शन आता है तो 84,500 से 600 का लेवल है, जहाँ पर हमारा ऐसा मानना है कि मंदी जो आएगी वो स्टॉल होगी, और वहाँ से हम फिर से बार्गेन बाइंग देखने को मिलेगी। सेंसेक्स में आई थिंक ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट जो है 83,500, जब तक इसके नीचे प्राइस डेली बेसिस पे क्लोज नहीं करेंगे, ऑफ लेट सस्टेन नहीं करेंगे, जो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो मार्केट में बाइंग अट्रैक्ट करेगी। कीप बाइंग ऑन ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, वो आपको बता देंगे। जब तक कि वो लेवल नहीं कटते हैं, गिरावट में डरे नहीं, गिरावट में बाय करें, कॉन्फिडेंस रखें अपनी मार्केट पर। अपने मार्केट में अब उम्दा रिटर्न आने वाले हैं। ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी परफॉर्म किया है, अब हमारी बारी है।
सेक्टर जो न्यू हाइज़ बना रहे हैं और आउट परफ़ॉर्म कर रहे हैं और जो लाइकली है कि आउट परफ़ॉर्म करेंगे, उनमें नाम आता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज़, निफ्टी मिड कैप, देन आफ्टरवर्ड्स पीएसयू बैंक्स एंड कैपिटल मार्केट। इन सेक्टर पे आप अपनी नज़र गड़ा कर रखिए, इन्होंने अच्छे परफ़ॉर्मेंस दी है और अगर कोई भी टिप मिलता है, इन सेक्टर के अंदर हम बार्गेन बाइंग आते हुए देखेंगे। ऑलरेडी ये मार्केट में आउट परफ़ॉर्मर है और लाइकली है इनमें परफ़ॉर्मेंस कंटिन्यू करेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी मुद्दे की बात है, किन सेक्टर में ब्रेकआउट आने को है? जैसा कि मैंने कहा ट्रेड टेंशन यूएस और चाइना के बीच में ईज़ होती हुई नज़र आ रही है, उसका सीधा का सीधा बेनिफिट मिलेगा फार्मा एंड आईटी। निफ्टी आईटी की बात करें 37,330 का काफ़ी अच्छा लेवल है। आई थिंक हमने देखा है सिंस जुलाई 34,300 से 37,300 के बीच में प्राइस कंसोलिडेट करते हुए नज़र आया है। अगर 37,330 कटता है, देन निफ्टी आईटी सेक्टर के अंदर हम एक अच्छी तेज़ी आते हुए देखेंगे और इसमें आउट परफॉर्मेंस आएगी कंपेयर टू द अदर सेक्टर। दूसरा सेक्टर जो मेरे को नज़र आता है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो के अंदर ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं, 27,300 के ऊपर गया तो इसके अंदर क्लियर कट ब्रेकआउट होगा एंड अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कपल ऑफ वीक से 26,280 से 27,225 के बीच में प्राइस ऑसिलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। रेंज ब्रेक होगा, इसके अंदर फर्दर तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करता हूँ आईटी सेक्टर के अंदर परसिस्टेंट, जैसा कि लास्ट वीक भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसको क्लोज मॉनिटर किया जा सकता है। देन वी हैव टीसीएस, इन्फोसिस, दीज आर द स्टॉक्स जिनको हमको अपने रडार पर रखना चाहिए। अगर मैं निफ्टी ऑटो की बात करता हूँ, आयशर मोटर एंड साइमल्टेनियसली हीरो मोटोकॉर्प, ये दो शेयर्स हैं जैसे कि लास्ट वीक भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इनको रडार पर रखना चाहिए। इनके अंदर हो सकता है कि आगे भी हम मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए देखें। फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो ग्रेजुअली मोमेंटम पिकअप कर रहा है। जहां सितंबर में प्राइस 21,350 थे, ग्रेजुअली बढ़कर अभी 22,800 के आसपास है। 23,170 काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक किया, इनकी तरफ जाने की तो तैयारी हो रही है, ये ब्रेक किया तो इसके अंदर फर्दर रैली देखने को मिलेगी। वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी मेटल और स्मॉल कैप ने वर्स्ट परफॉर्म किया है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा मेटल्स का आउटलुक पॉजिटिव लगता है, क्योंकि रिस्क ऑफ मोर था ग्लोबल मार्केट में। बेस मेटल्स के अंदर भी करेक्शन देखने को मिला, चाइना के अंदर गिरावट आई, तो ये सारे फैक्टर्स थे मेटल सेक्टर को इम्पैक्ट करते हुए नजर आए। पर हमें ऐसा लगता है कि मेटल कमोडिटीज़ हैं, दे आर लाइकली टू आउट परफॉर्म इन द कमिंग क्वार्टर्स एज वेल। तो ये जो सेटबैक है वो टेम्परेरी है, कीप आइंग। मेटल सेक्टर पर अपनी नज़र रखिए, गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गिरावट ज़्यादा नहीं आएगी और नीचे से बेस बना के फिर से इसमें तेज़ी आते हुए देखेंगे। ये तो था अबाउट स्टॉक मार्केट कैसा नेक्स्ट वीक परफॉर्म करेगा और आने वाले हफ्तों में करेगा। अब हम समझते हैं एग्जैक्टली कमोडिटीज़ का क्या हाल चाल रहा लास्ट वीक और कमोडिटीज़ अब कैसा परफॉर्म करेंगे इन द कमिंग वीक और वीक्स। जानते हैं अपने इन हाउस एक्सपर्ट मिस्टर देव से। हेलो व्यूअर्स। हमने जो लास्ट वीक डिस्कस किया था वैसा ही पैन आउट हुआ मार्केट, और गोल्ड और सिल्वर साइडवेज रहे। गोल्ड की बात की जाए तो काफ़ी मिनिमल गेंस के साथ क्लोज़ किया है 0.5%, और सिल्वर की बात की जाए तो थोड़ा नेगेटिवली क्लोज़ किया है विच वाज अराउंड 1.5%। अब बात करें यूएस डेटाज़ की, तो इस बार हमें सितंबर के मिले नॉन फार्म पेरोल्स, जो कि बेटर देन एक्सपेक्टेड थे, ऑलमोस्ट डबल थे। तो इससे क्या है कि थोड़े बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट्स बने बुलियंस में, बट ऑन दी अदर हैंड जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो भी बढ़ के आया। और बात करें तो जो डेटाज नॉन फार्म पेरोल के थे वो भी थोड़े बहुत टेम्पर्ड लग रहे थे, तो इसलिए वो मार्केट उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाया और बुलियंस में थोड़ा बहुत स्टेबल मूवमेंट रहा। वरना हमें नॉन फार्म पेरोल के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी गिरावट मिलती, बट उतना नहीं मिला हमें। अब इससे क्या है कि एक और चीज़ आ रही है कि फेड के जो एक्सपेक्टेड रेट कट्स हैं वो पहले कम हो गए थे 39% के आसपास, बट वो अब बढ़कर देख रहे हैं कि 70% के अराउंड पहुंच गए हैं। और उसके बाद डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो भी अराउंड 100.2 के आसपास क्लोज दिया है, तो वो भी स्ट्रेंथिंग रही। और अगर बॉन्ड यील्ड्स की बात करें यूएस की, तो वो भी थोड़ा सॉफ्ट हुए हैं। और जो नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर के जो डेटाज आएंगे, देन वी विल गेट मोर क्लियरर पिक्चर इन दिस। अब क्रूड ऑयल की बात करें तो हमें थोड़ा वीक दिखा, और एक महीने के लोएस्ट पे क्लोज रहा है दिस वीक, ऑलमोस्ट 4% के गिरावट के साथ बंद हुआ है। अब इसका जो मेन रीज़न है वो यूएस रशिया जो एक पीस प्लान कर रहा है उसका डिस्कशन होना है यूक्रेन के साथ। तो इसमें क्या होगा कि इससे अगर फेवर में जाता है डिसीजन,
तो होपफुली सप्लाईज जो हैं क्रूड के वो बढ़ने के चांसेस रहेंगे, विच वाज नेगेटिव फॉर क्रूड। और उसके बाद फिर ओपेक प्लस पे आए तो वो भी Q3 के जो डेफिसिट पहले कह रहा था सप्लाईज में होने हैं, वो भी सरप्लस में उसने एक्सपेक्टेड किए हैं, विच बिकॉज ऑफ यूएस प्रोडक्शंस अच्छे होने के चांसेस हैं। और जो Q3 के ग्लोबल ऑयल मार्केट सप्लाईज की बात करें तो 500,000 बैरल्स पर डे के आसपास सरप्लस रह सकते हैं, जो कि पहले नेगेटिव 400,000 के आसपास था। तो इसलिए हमें एक थोड़ा बेरिश टोन देखने को मिला इन क्रूड। अब बात करते हैं टेक्निकल लेवल्स की। तो गोल्ड इस बार भी साइडवेज रहेगा। 1,25,500 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, उससे ऊपर प्राइसेस जाते हैं तो 1,28,000 तक जा सकते हैं प्राइसेस। उसके बाद सपोर्ट की बात करी जाए तो 1,23,000 रहेगा। उसके बाद प्राइसेस नीचे सस्टेन करेंगे तो 1,20,500 नेक्स्ट सपोर्ट बनता है। मूविंग ऑन टू सिल्वर भी साइडवेज रह सकता है नेक्स्ट वीक। 1,59,000 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, उससे ऊपर जाते हैं प्राइसेस तो 1,64 तक जा सकते हैं। उसके बाद 1,50,500 एक सपोर्ट रहेगा, और उसके बाद प्राइसेस नीचे ब्रेक करते हैं तो 1,46,000 तक प्राइसेस दिख सकते हैं। क्रूड ऑयल की बात करी जाए तो नेक्स्ट वीक बेरिश लग रहा है। 50 to 60 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, इससे ऊपर प्राइसेस जाते हैं तो 5,500 तक प्राइसेस दिख सकते हैं। और सपोर्ट की बात करी जाए तो 5,100 लग रहा है, इससे नीचे प्राइसेस जाएंगे तो 4,800 तक प्राइसेस जा सकते हैं। वेरी नाइस देव। वेल यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि लास्ट वीक का जो बुलियन में मूवमेंट रहा वो प्रीवियस वीक के जो हाई लो थे उनके बीच में रहा। इट मीन्स मार्केट में इंडिसीजन था, क्लैरिटी नहीं थी। यही कारण है कि डिस्पाइट पॉजिटिव नंबर्स गोल्ड सिल्वर के अंदर करेक्शन नहीं आया, और जैसा कि देव ने बोला कि उस आंकड़े को फैब्रिकेटेड माना जा रहा है। यही कारण है कि जो प्रोबेबिलिटी थी वो बढ़ गई है। अभी 1 वीक के अंदर क्लैरिटी हो जाएगी। अगर ये 70 से ऊपर चलना चालू करेगी तो दिसंबर रेट कट इज़ लाइकली, जो कि गोल्ड के प्राइस को सपोर्ट करेगा। हमारा अभी भी लास्ट वीक वाला स्टांस क्लियर है। 3880 इन केस ऑफ गोल्ड, $45.50 इन केस ऑफ सिल्वर। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होंगे, मेजर अंडरटोन जो रहेगा वो बुलिश रहेगा, और जो भी डिप्स आएंगे इन लेवल्स के आसपास वो इन्वेस्टमेंट बाइंग मार्केट के अंदर देंगे। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा नेचुरल गैस के बारे में, क्योंकि इसके अंदर हमने उम्दा रिटर्न्स आते हुए देखे हैं पास्ट कपल ऑफ वीक्स के अंदर। 400 के ऊपर सस्टेन करने की तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है, और प्राइस बार बार 400 के नीचे जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर आ रहे हैं। और इस बार का जो क्लोजिंग हुआ है वो भी एक्चुअली 400 के ऊपर हुआ है। अब हमको ऐसा लगता है कि 370 के नीचे जब तक नेचुरल गैस के प्राइस नहीं जाएंगे, तब मोमेंट 420 के ऊपर चलने को चालू हुए, जो कि रीसेंट हाई है, देन हम देखेंगे कि नेचुरल गैस के प्राइस 450 460 आने वाले हफ्तों में देखने को मिलेंगे। दिसंबर में यूएस का वेदर कोल्डर देन नॉर्मल रहेगा, ये एक सपोर्टिंग फैक्टर हो जाता है। और अब से जो यूएस के अंदर जो इन्वेंट्रीज है वो नेगेटिव में आना चालू हो जाएंगी, जो कि इस काउंटर को सपोर्ट करेंगे। बेस मेटल्स के अंदर हमने देखा गिरावट थी, क्योंकि रिस्क ऑफ सेंटीमेंट था। चाइनीज मार्केट भी काफ़ी अच्छे तरीके से पिटाई खाया लास्ट वीक, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आते हुए देखा। लेकिन सप्लाई कंसर्न अभी भी बने हुए हैं कॉपर के अंदर, जिंक के अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, डिस्पाइट रिस्क ऑफ सेंटीमेंट, जिंक फिर भी पॉजिटिव क्लोज दिया है लास्ट वीक। हमें ऐसा लगता है कॉपर 990 के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। जब तक 980 के नीचे प्राइस क्लोज नहीं देंगे, 990 995 से हम बार बार बाइंग आते हुए देख रहे हैं, कल भी ऐसा ही हुआ। आई थिंक दीज लेवल पर बाय करना बेटर रहेगा। 984 के नीचे क्लोज होगा तभी इसके अंदर फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी। रेंज बना हुआ है 990 से लेकर 1025 का, ऊपर 1020-25 से मार्केट में सेलिंग, नीचे 995 या नियर बाई से बाइंग देखने को मिल रही है। जिंक के केस में हमने देखा है कि आउट परफॉर्मेंस रही है, वाइल एल्यूमिनियम अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आया। जिंक 295 के जब तक नीचे नहीं जाएगा, ऑलरेडी 307-8 के प्राइस हम देख चुके हैं, जिस तरीके से रिकवरी आ रही है वो सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं फंडामेंटल फैक्टर्स हैं सपोर्टिव है। द मोमेंट रिस्क ऑन सेंटीमेंट आएगा, दिस वुड बी द कमोडिटी जिसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आते हुए देखेंगे। आज के शो में इतना ही। नेक्स्ट वीक हम फिर आएंगे कमोडिटी एंड स्टॉक मार्केट की सारी खबरों के साथ और उनके आउटलुक के साथ। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Investments in securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.